क्या हाल है आप सबके। तो एक और अंतिम प्रहार में रैपिड फायर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज बात करेंगे जेनेटिक कोड की। क्वेश्चन नंबर 1, जेनेटिक कोड कहते किसे हैं? जेनेटिक कोड एक सेट ऑफ रूल्स है जिसकी मदद से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल पे लिखी हुई है डीएनए की, उसको ट्रांसलेट करके अपने काम का प्रोटीन बनाया जाता है। क्या डीएनए डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस करता है? क्वेश्चन नंबर 2, नहीं, उसके लिए वो डिपेंड करता है आरएनए पर। आरएनए अपने आप को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है, आफ्टर ऑल इट इज एन आरएनए वर्ड। सो ये जो जेनेटिक कोड है, या तो आप डीएनए पर कहेंगे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और क्योंकि मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है तो बाय द सेम कॉरेस्पोंडेंस आप ये कह सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑन द मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड, लेकिन ओरिजिनली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। सो इसी सीक्वेंस में, इसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में ये पूरा का पूरा रहस्य छुपा है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर इस बात को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीएनए की टेम्पलेट पर जब आरएनए बनता है तो दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। द लैंग्वेज रिमेन्स द सेम, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओनली अ स्लाइट वेरिएंट ऑफ द सेम लैंग्वेज। इसीलिए हमने इसको कहा था कि ये नकल है या ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन अब की बार एक न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड की। याद रखिए, प्रोटीन्स बनते हैं बेटे अमीनो एसिड के जुड़ने से, तो इस बार लैंग्वेज चेंज होगी तो इस प्रोसेस को एप्रोप्रिएटली ट्रांसलेशन कहा जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके यहां से हमें बाद में समझ में आएगा कि जो एडेप्टर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर आरएनए, उसका एक्चुअली रोल क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमारे पास 20 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीनोजेनिक है। दोबारा मेरी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको यह कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 20 नहीं, कई सारे होते हैं, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड जो प्रोटीनोजेनिक है, जिनके लिए जेनेटिक कोड है, जिसकी मदद से हम अपने सारे प्रोटीन बनाते हैं, उनका नंबर 20 है। तो अगर आप सेलेनोसिस्टीन या पायरोलाइसिन के बारे में जानते हैं, नाउ इज नॉट द राइट टाइम। केवल अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिट रखिए। आपने कहा कि 20 अमीनो एसिड है जो जेनेटिकली कोडेड है, जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं बेटे? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब आप एक बात ये समझिए कि डीएनए की लैंग्वेज 4 ही लेटर से लिखी है, ATGC, और इन 4 लेटर में से मुझे 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। इसीलिए हमें समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा। यह बात पहले कैसे समझ में आई कि अगर सिंगलेट होगा तो 4 ही अलग अलग हमारे पास लेटर है, ATGC, और अगर मुझे अमीनो एसिड के लिए यूनिकली कोड करना है तो 4 ही अमीनो एसिड के लिए कोड किया जा सकता है। अगर डबलेट होगा, AA, AU, AG, AC, मैं mRNA कोडोन के हिसाब से बता रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ जो कोडॉन्स हो सकते हैं वो 16 होंगे, और 16 से 20 के लिए कोड नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका नंबर उन्होंने प्रपोज किया कि कितना होगा? 64 होगा। यह बात बहुत ज्यादा बोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 64 है तो 20 ही अमीनो एसिड है, इसका क्या मतलब है? तो आप ये कहेंगे कि 61 कोडोन्स हैं जो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 क्या है? स्टॉप कोडोन है, जिन्हें टर्मिनेशन कोडोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टर्मिनेशन कोडोन का क्या मतलब है? जब भी ये मैसेंजर आरएनए में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहां पर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल स्टॉप, दे विल ब्रिंग अबाउट अ टर्मिनेशन टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। इसीलिए इनको टर्मिनेशन कोडोन कहा जाता है, या टर्मिनेटर कोडोन कहा जाता है, या स्टॉप कोडोन कहा जाता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और बात समझिए, जब आपकी एनसीईआरटी जब आगे बात करती है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करती है। इधर देखिए बड़े ध्यान से, जेनेटिक कोड को डिसाइफर कैसे किया गया? सेल फ्री सिस्टम का मतलब समझ लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, सेल फ्री सिस्टम क्या है? जिस टाइम पर एक सेल है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनलीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनली के फंक्शन को इस पूरे सेल के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। मार्शल निरनबर्ग ने एक सिस्टम ये बनाया कि आप जो है इस चीज को बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस थिंग इज ब्रॉट अबाउट। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनली है, इसको आपने सेल से बाहर निकाला, और यहां पर अब इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है बिना किसी और ऑर्गेनली के अफेक्ट के आप स्टडी कर रहे हैं। दिस सिंप्लीफाइज द थिंग। इसे आप कहते हैं सेल फ्री सिस्टम, जो निरनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम है। निरनबर्ग और बथाई ने भी बेटे इसमें मदद करी, हरगोबिंद खुराना ने मदद करी। क्या किया? मान लीजिए यू आपस में जोड़ दिया बिना टेम्पलेट के। सो मैं ये बेटे होमोपॉलीमर बना रहा हूं, मैं एक मैसेंजर आरएनए बनाने की कोशिश कर रहा हूं बिना डीएनए के टेम्पलेट के, और मैं पॉली यू बना रहा हूं। यहां लिखा हुआ है होमोपॉलीमर। ये काम किसने सिखाया हमें? हरगोबिंद खुराना ने। सेवेरो ओकावा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करता है बेटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बिना डीएनए के टेम्पलेट के। क्या बनाता है बेटे? इस तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना
सकता है। सेवेरो ओकावा एक साइंटिस्ट का नाम था जिसकी लैब में इस पर्टिकुलर एंजाइम पे काम कर रहे थे, जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, इसीलिए इसको सेवेरो ओकावा एंजाइम कहते हैं। करता क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8, ये बिना डीएनए की टेम्पलेट के इस तरह से बना सकता है। जब आप इसको सेल फ्री सिस्टम में ट्रांसलेट कराएंगे, मान लीजिए राइबोसोम है, ट्रांसलेट कराएंगे तो फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। इसका मतलब हमें पता चला कि यूयूयू कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि किस तरह से हमने इसको डिसाइफर किया। दिस इज अ वेरी वेरी एलिमेंट्री थिंग। मुझे उम्मीद है आपको बेसिक बात समझ में आई होगी कि यहां एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। आप पॉली ए बना लीजिए, लाइसिन बनेगा, आप पॉली सी बना लीजिए, प्रोलीन बनेगा, आप पॉली जी बना लीजिए बेटे, फिर उसके बाद में ग्लाइसिन बनेगा, फिर हेटेरोपॉलीमर जो एनसीईआरटी कह रही है। सो आप यू और ए ले लीजिए, यू और ए ले लीजिए और इनके डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ले लीजिए। मान लीजिए इसका नंबर 5/6 है और इसका नंबर बेटे 1/6 है मिक्सचर में, तो ये कैसे जुड़ सकता है, यू ए ए, ये कैसे जुड़ सकता है, यू यू ए। इस तरह से आपने क्या बनाया बेटे, 2 ए और 1 यू। इस तरह से जब आपने जोड़ना शुरू किया तो ये भी अपने हिसाब से जुड़ना शुरू करेंगे। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां पर हमने ये कहा कि इस तरह से इसको डिसाइफर किया गया। इसके डिसाइफर में एक और एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्वेश्चन नंबर 11, वो है बेटे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में ट्रांसलेशन में बात करेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटे, यहां पर एक ये कोडोन की टेबल बनी हुई है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये याद करनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो बेटे आपको पता है 3 स्टॉप कोडोन है, जल्दी से मेरे साथ बताइए। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। यूजीए, यूएजी, यूएए, ये 3 क्या है बेटे, स्टॉप कोडोन है। एयूजी का डुअल रोल है, एक तो इनिशिएटर अमीनो एसिड है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटे, इधर देखिए नीचे वाले इस स्क्वायर को देखिए, डीजेनरेसी है। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है, लेकिन एम्बिग्विटी नहीं है। जनरली एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब यह है कि ग्लाइसिन के 4 कोडोन हो सकते हैं, लेकिन जीजीजी कोड केवल ग्लाइसिन के लिए करेगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं डीजेनरेसी है और एक तरफ मैं कह रहा हूं बेटे कि यहां पर अनएम्बिग्विटी है। और जब आप डीजेनरेसी देखेंगे तो जनरली थर्ड कोड डीजेनरेसी है। इसका मतलब जीजीए, जीजीजी, जीजीए, जीजीसी, जीजीयू। अगर आप देखें तो मैं थर्ड कोड को चेंज कर रहा हूं, अमीनो एसिड सेम रह रहा है। तो अगर मैं यहां पर, अगर बेटे मैं यहां पर इस वाले 4 स्क्वायर को देखूं तो देखिए जीयूयू, जीसीयू, जीएयू, जीजीयू। अगर आप ये देखें तो इसमें और इसमें थर्ड कोड डीजेनरेसी है। कहने का मतलब यह है, अगर आपने जीयूयू याद कर लिया कि वेलिन है तो इसका मतलब आपको 4 याद हो गए। अगर आपने जीजीजी याद कर लिया कि ग्लाइसिन है तो इसका मतलब आपको 4 याद हो गए। अगर आपने जीसीयू याद कर लिया कि एलेनिन है तो आपको 4 याद हो गए। और इसी तरह से बेटे इस वाली को देख लीजिए, अगर आपने सीयू याद कर लिया तो ल्यूसीन है, सीसीसी याद कर लिया तो प्रोलीन, और 4 याद हो गए। और इसी तरह से बेटे सीजीयू, सेम चीज देखिए यहां पर भी अलग है। सीजीयू अगर आपने याद कर लिया तो 4 आर्जिनिन याद हो गए। और ये देखिए कितने अमीनो एसिड है जिनका कोडोन, जिनके 6 कोडोन है। सो अगर आप देखें आर्जिनिन 4 ये रहे, 2 ये रहे, सेरीन देखिए 2 ये रहे, ये 2 ये रहे, ल्यूसीन देखिए, इन सब के क्या है बेटे 6 कोडोन है। और ध्यान से देखिए एयूजी के अलावा इधर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में चले जाइए, ये देखिए यूजीजी। दिस इज अ यूनिक फीचर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अकेला कोडोन है बेटे ट्रिप्टोफैन के लिए। सो थर्ड कोड डीजेनरेसी है, इसीलिए अगर म्यूटेशन हुई और थर्ड कोड चेंज हो गया तो जनरली अमीनो एसिड चेंज नहीं होता। इस तरह की म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। साइलेंट या सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन हुई और उसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज हो गया, और अगर चेंज अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी पुराने अमीनो एसिड से डिफरेंट है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होती है। एक और याद कर लीजिए बेटे, ग्लूटामिक एसिड जीएजी, और आप याद देख लीजिए बेटे जीयूजी। सो यहां पर जिस टाइम पर यह पॉइंट म्यूटेशन हुई तो यहां पर एक पोलर अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया है नॉन पोलर अमीनो एसिड से। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 140 से ज्यादा अमीनो एसिड है हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर, और उस चेन में अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो इतना बड़ा झंझट क्या आ गया। तो आप ये कहेंगे ये जो नया अमीनो एसिड है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। पोलर अमीनो एसिड एक एसिड है बेटे ग्लूटामिक एसिड, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ नॉन पोलर अमीनो एसिड। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर उस पर असर आएगा। इसीलिए केवल एक छोटी सी पॉइंट म्यूटेशन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आप ये कहेंगे कि ये जेनेटिक कोड एक कंटिगुअस मैनर में लिखा जाता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं AUG, सो AUG पहला कोडोन है तो इमीडिएटली सेकंड
लेटर से मान लीजिए जी लिखा है तो वो सेकंड कोडोन होगा। बीच में एक भी लेटर आपने बेटे मिस नहीं करना है, कोई ओवरलैप नहीं करना है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होती। और जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर मैं एक बेस या दो बेसिस को या उनके मल्टीपल को इंसर्ट या डिलीट कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन या पॉइंट ऑफ डिलीशन से ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर यही काम मैं 3 या उसके मल्टीपल को करूं तो एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे लेकिन ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। यह वो केमिकल प्रूफ है जिसमें हम ये शुरू में कह रहे थे कि जेनेटिक कोड क्या होना चाहिए ट्रिपलेट, उसका ये बायोकेमिकल प्रूफ है। एक और चीज आपसे यहां से पूछी जा सकती है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो की आखिरी बात, अभी जब हमने शुरू में ये देखा था कि कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अमीनो एसिड नहीं पढ़ सकते कोड को यूनिकली, नहीं पढ़ सकते, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए। और ये जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है एक तरफ तो जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और दूसरी तरफ अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन वेरी वेरी क्लियरली, बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। फिर कह रहा हूं क्योंकि अमीनो एसिड बेटे जेनेटिक कोड को यूनिकली पढ़ नहीं सकते, इसलिए फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि बीच में एक एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है और अमीनो एसिड है उसके बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। फ्रांसिस क्रिक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास एक कैपेबिलिटी तो ये है कि वो कोड को पढ़ सके यूनिकली और उसको लिंक कर सके अमीनो एसिड को उठा करके ले आए। और बाद में हमें पता चला कि ये जो अमीनो एसिड है, ये जो पर्टिकुलर आरएनए मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए जिसे उस टाइम पर सॉल्यूबल आरएनए कहा जाता था। सॉल्यूबल आरएनए की प्रेजेंस पता थी लेकिन बाद में उसको हमने ट्रांसफर आरएनए कहा। ये नहीं पता था उस टाइम जब फ्रांसिस क्रिक कह रहे थे कि ये ट्रांसफर आरएनए या उस टाइम कहा जाने वाला सॉल्यूबल आरएनए ही एडेप्टर मॉलिक्यूल है। बहुत छोटा सा मैंने आपके साथ वीडियो किया है, थोड़ा सा टाइम लगाइए उस टेबल के अंदर, जो टेबल अभी मैंने आपके साथ करी है, इसलिए मैं और ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं। और बहुत जल्दी बेटे एक और वीडियो के साथ में रैपिड फायर आपके साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक बार बायोटेक्नोलॉजी भी जरूर करेंगे। ये 2 चैप्टर आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिमांड है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर आप कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू डू दिस थिंग, करते रहिए बेटे, प्लीज शो द ग्रेट परसिवरेंस और लगे रहिए बेटे, सक्सेस आने ही वाली है। थैंक यू सो मच।